नमस्कार, मैं हूं धर्मेंद्र। आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया। पश्चिम बंगाल में हार का इतना दुख तो मोदी अमित शाह को नहीं हुआ होगा, बीजेपी को नहीं हुआ होगा, आरएसएस को नहीं हुआ होगा, जितना दुख गोदी मीडिया को हो रहा है। गोदी मीडिया के खास तबके में इतना दुख भरा हुआ है कि दुख के अंदर वो पता नहीं क्या क्या बोले जा रहे हैं। सुधीर चौधरी और सुदर्शन चैनल के मालिक सुरेश चौहान के, इन दोनों के शो आपको दिखाते हैं किस तरह से टीवी के ऊपर ये लोग क्या क्या अनाप शनाप बोल रहे हैं, किस तरह से जनता को गाली दे रहे हैं, उस जनता को गाली दे रहे हैं जिन्होंने बीजेपी को वोट नहीं किया, उनके लिए क्या क्या बुरा भला ये लोग कह रहे हैं, ये आपको दिखाते हैं। और देखिए, बोलते बोलते कहते कहते सारी सीमाएं पार कर जाते हैं। सुरेश चौहान के ने तो इतनी हद पार कर दी है, वैसे तो खैर उनसे उम्मीद पहले भी नहीं थी, लेकिन फिर भी देखिए आप कि ये लोग सार्वजनिक स्तर पर होते हुए भी किस तरह की गंदगी का इस्तेमाल करते, किस तरह गंदगी जो है वो समाज में फैलाते हैं। ये वाकई देख करके दुख होता है कि ये पत्रकार बिरादरी से अपने आप को कहते हैं। पहले आपको सुधीर चौधरी का दिखाते हैं। सुधीर चौधरी बात कर रहे हैं राकेश सिन्हा से, बीजेपी के राज्यसभा सांसद हैं, और उनसे बात कर रहे हैं। और बात करते हुए क्या कहते हैं कि अब बीजेपी विकास की बात करती है, विकास की बात बीजेपी करती है। पश्चिम बंगाल में अगर वाकई ठीक से विकास की बात की होती तो इतनी बुरी हालत नहीं होती, कम से कम 100 सीट तो पार जरूर हो जाती। तो वो कह रहे हैं कि आप विकास की बात करती है तो अब ये मान लिया जाए कि अगर आप विकास की बात करेंगे तो भी आप माइनॉरिटी के यानी मुसलमानों के वोट नहीं हासिल कर सकते हैं। यानी सीधा सीधा मुसलमानों को टारगेट बनाया जा रहा है कि अगर बीजेपी हार गई तो उसके लिए जिम्मेदार मुसलमान है। ये आगे कहते हैं कि दिल्ली में भी मैंने फ्री बिजली पानी का मुद्दा उठाया था कि मुफ्तखोरी में फ्री बिजली पानी दिया जा रहा है, और इसलिए मेरे को पिछले साल भी ट्रोल किया गया था, और अब इसी तरह से यहां पर भी लोगों को फ्री की सुविधा चाहती है। और दिल्ली में भी वो फिर दिल्ली का उदाहरण दे रहे हैं। वो कहते हैं कि दिल्ली वालों ने भी फ्री बिजली पानी के लिए वोट दिया था, उसमें ऑक्सीजन नहीं था, और अब ऑक्सीजन की कमी से लोग मर रहे हैं। आप बताइए, पश्चिम बंगाल की जनता को आप कोस रहे हैं और आप दिल्ली की जनता का उदाहरण दे रहे हैं, तो आपको उदाहरण देना चाहिए। उत्तर प्रदेश में क्या हो रहा है? उत्तर प्रदेश में तो खूब बम्पर वोट दिया उत्तर प्रदेश के लोगों ने। योगी आदित्यनाथ जी की सरकार बनी, रामराज आ गया। उस रामराज में तो ऑक्सीजन की कमी नहीं है ना? थोड़ा तो शर्म करिए। लोग जिस तरह से तड़प तड़प करके मर रहे हैं, उनकी हाय क्यों लेते हैं आप? कैसे कैसी बातें ये लोग कह रहे हैं, आप एक बार देखिए इनको। विकास की बात करती है तो अब आज के जो नतीजे आ रहे हैं, इससे एक नेशनल राष्ट्रीय टेम्पलेट मिलेगी। अब बीजेपी देखिए विकास की बात करती है, तो अब हम आगे ये मान के चलें कि आप विकास करने के बाद भी माइनॉरिटी वोट हासिल नहीं कर पाएंगे। आपको याद होगा जब दिल्ली में चुनाव हो रहे थे और मैंने ये कह दिया था कि दिल्ली वालों ने मुफ्त की जो फ्री बीज थे, मुफ्त बिजली और पानी, उसके लिए उन्होंने वोट दे दिया, तो बहुत ट्रोलिंग हुई थी उस समय। इसका मतलब ये हुआ कि जो फ्री बीज हैं और जो माइनॉरिटी बेस्ड पॉलिटिक्स है, उसे आप विकास के जरिए भी जीत नहीं पाएंगे। आज से ये नजर आ रहा है। और देखिए, दिल्ली में वही बात हो रही है। दिल्ली की जनता ने फ्री बिजली और पानी के लिए वोट दिया था, उसमें ऑक्सीजन नहीं था, उसमें अस्पताल शामिल नहीं थे, इसलिए अब ऑक्सीजन नहीं मिल रही है, अस्पताल भी नहीं मिल रहे हैं, क्योंकि ये पैकेज का। सुधीर चौधरी विकास की बात करना चाह रहे थे या किसी और चीज की बात कर रहे थे, या खास करके मुसलमानों को टारगेट करना था और उसके लिए इधर उधर से वो भूमिका बना रहे थे। लेकिन अब आपको दिखाते हैं सुदर्शन चैनल के सुरेश चौहान के, वो शो कर रहे हैं। और आप मेरे बगल में आप ये देखिए कि किस तरह से उनके शो में हेडलाइन क्या क्या दी जा रही। ये लिख रहे हैं कि बीजेपी को वोट नहीं देने का परिणाम, और इसमें क्या क्या भुगतना पड़ेगा पश्चिम बंगाल के लोगों को। इसमें आप देखिए वो कैसे कैसे डरा रहे हैं। बंगाल बांग्लादेशियों घुसपैठियों का गढ़ बन जाएगा। अब बीजेपी को वोट नहीं मिला, बीजेपी की सरकार नहीं बनी, तो अब बंगाल बांग्लादेशियों का घुसपैठियों का गढ़ बन जाएगा। राष्ट्र की एकता और अखंडता खतरे में पड़ जाएगी। पश्चिम बंगाल में अगर ममता की सरकार आ गई तो अब राष्ट्र की एकता और अखंडता खतरे में पड़ जाएगी। उससे पहले देश में क्या क्या हुआ है, पठानकोट, उरी, पुलवामा, वो किसके रहते हुआ है, किसकी सरकार थी, बताना चाहिए, थोड़ा अच्छे से बताना चाहिए। लेकिन देखिए, बंगाल की हिंदू धर्म की संस्कृति खत्म हो जाएगी। बंगाल की हिंदू धर्म की संस्कृति खत्म हो जाएगी। हिंदू धर्म की संस्कृति में यह भी लिखा है कि आधी रात को किसी बच्ची का
उसके परिवार की मर्जी के बगैर अंतिम संस्कार नहीं किया जाता। लेकिन ये हुआ उत्तर प्रदेश के रामराज में, हाथरस की बिटिया की, सोचिए उस बलात्कार की पीड़ित बिटिया की आधी रात को परिवार की मर्जी के बगैर अंतिम संस्कार कर दिया गया था। क्या वो हिंदू नहीं थी या क्या वो बीजेपी की सरकार नहीं थी, ये भी बताना चाहिए। नहीं बताएंगे। लेकिन पश्चिम बंगाल कश्मीर की तरह मुस्लिम बाहुल्य राज्य बन जाएगा, ये कह रहे हैं। पश्चिम बंगाल मुस्लिम बाहुल्य राज्य बन जाएगा कश्मीर की तरह। आप बताइए, कश्मीर है ठीक है, कश्मीर के अलावा और जहां जहां पर बीजेपी की सरकारें नहीं है कि वो सारे मुस्लिम बाहुल्य बन गए। दिल्ली मुस्लिम बाहुल्य बन गया। दिल्ली के बाद में आप बात करिए अगर महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र मुस्लिम बाहुल्य बन गया। कर्नाटक में तो आपकी सरकार है, खैर उसके बाद में अगर आप बात करिए उड़ीसा में आपकी सरकार नहीं, वो मुस्लिम बाहुल्य बन गया। राजस्थान मुस्लिम बाहुल्य हो गया, पंजाब हो गया। कैसे कैसे लोगों को आप मूर्ख बना रहे हैं। आपको क्यों लगता है कि एक व्यक्ति, एक पार्टी विशेष की सरकार नहीं आएगी तो आप ये बातें लिखेंगे। इसके बाद में कह रहे हैं कि हिंदुओं पर अत्याचार की घटनाएं बढ़ जाएंगी। ये सबसे आखिरी और सबसे वाहियात है कि हिंदुओं पर अत्याचार की घटनाएं बढ़ जाएंगी। आप बताइए, अभी कौन सा हिंदू सुरक्षित है? कोरोना को लेकर के जितने लोग मर रहे हैं उसमें सबसे ज्यादा हिंदू है। उनकी सुरक्षा की गारंटी किसके पास में है? कौन उनकी सुरक्षा कर रहा है? जहां पर बीजेपी की सरकारें हैं, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का राज है, क्या उन हिंदुओं की सुरक्षा हो पा रही है? क्या उन हिंदुओं को बचाया जा रहा है? ठीक है, आपको एक धर्म विशेष से नफरत है, छोड़ दीजिए, उनको मरने दीजिए। एक हिंदू धर्म के लोगों को तो बचा लीजिए, कम से कम आप इतना तो कर ही सकते हैं। अंतिम संस्कार नहीं हो पा रहा हिंदुओं का। क्या कभी आपने सोचा है, कभी उनकी कहानियां दिखाई आपने? अंदर से रोना आता है जब खबरें देखते हैं कि कहां पर वो जिन मुसलमान भाइयों के लिए नफरत फैला रहे हैं, वो मुसलमान भाई अंतिम संस्कार करवा रहे हैं और आप उन्हीं के खिलाफ लोगों को भड़का रहे हैं। ऐसे माहौल में ये लोग पश्चिम बंगाल में इस तरह के लोग एक्टिव थे, उसके बावजूद पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी का 200 पार करना यह अपने आप में वाकई ऐतिहासिक है। इतने प्रचार के बाद में इतने बड़ी जो है वो सरकार पूरा पश्चिम बंगाल में डेरा डाल करके पड़ी हुई थी और मीडिया सारी ताकत लगा करके मीडिया ने वहां पर माहौल तैयार कर रखा था। लेकिन उसके बावजूद अगर ममता बनर्जी 200 पार करने में कामयाब रही तो वाकई इसमें ना केवल ममता बनर्जी को क्रेडिट दिया जाना चाहिए बल्कि पश्चिम बंगाल के लोगों को क्रेडिट दिया जाना चाहिए कि पश्चिम बंगाल के लोगों ने मुद्दों के ऊपर बात की। और शायद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, अमित शाह जी को समझना चाहिए कि जिन लोगों के कहने पर आपने दीदी ओ दीदी का नारा चुना, निश्चित तौर पर जिसने भी ये नारा दिया होगा उसको तो तुरंत ड्यूटी से निकाल देना चाहिए, चाहे वो कुछ भी किसी भी लेवल पर किसी भी पद पर काम कर रहा हो। बीजेपी को उसको तुरंत निकाल देना चाहिए। जो व्यक्ति दीदी ओ दीदी का ये नारा देता है, क्या लगता है कि वो व्यक्ति सही है या फिर ये प्रधानमंत्री के खुद के दिमाग की उपज थी? तो फिर उनको अपने दिमाग से इस प्रकार के नारे, इस प्रकार की सोच निकाल देनी चाहिए। दूसरी बड़ी बात, अगर बीजेपी सच्चाई में वहां पर पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के अगर भ्रष्टाचार को लेकर के बात करती, अगर ममता बनर्जी के विकास पर लेकर बात करती तो इससे ज्यादा अच्छा प्रदर्शन रहता निश्चित तौर पर। अगर भ्रष्टाचार को लेकर के बात होती, अम्फान के अंदर अम्फान तूफान में वाकई भ्रष्टाचार हुआ था, लोगों को पैसा नहीं मिला था, ये ग्राउंड रिपोर्ट में दिख रहा था, लोग बोल रहे थे। अगर इसी तरह के, केवल इन्हीं तरह के मुद्दों पर जो है वो बीजेपी टिकी रहती तो बीजेपी इससे अच्छा प्रदर्शन करती। बीजेपी अगर ये उन लोगों को विश्वास दिला पाती कि हम आएंगे तो आपको इससे अच्छा राज देंगे तो बीजेपी वहां पर ज्यादा अच्छा प्रदर्शन करती। लेकिन बीजेपी ने ये नहीं किया, बीजेपी ने वो दूसरा काम किया। और देखिए गोदी मीडिया ने किस तरह से माहौल बनाया। दीदी के किले पर शाह की चढ़ाई, ये इस तरह से अमित देवगन का शो एक था। उसके बाद में इंडिया टीवी, रजत शर्मा के चैनल, वो कह रहे थे बंगाल में अब की बार बीजेपी 200 पार। ये अपनी तरफ से पहले से नारे दे रहे थे। ये शाह ने कि बंगाल में हवा बदली, टीएमसी में खलबली, अब की बार 200 पार, ये इस तरह के नारे, इस तरह के चीज जो है। रूबिका लियाकत का अब की बार बंगाल में 200 पार, तो ये 200 पार किसका कह रहे थे और किसका हो गया? जिस तरह से पूरा सिस्टम, पूरी ताकत झोंक करके बीजेपी वहां पर चुनाव लड़ रही थी, उसके बावजूद अगर बीजेपी का ऐसा प्रदर्शन रहता है तो बीजेपी को वाकई सोचना चाहिए, चिंतन करना चाहिए कि उनसे कमी कहां पर हो रही है।
कहां पर कमी हो रही है कि लोगों के दिमाग को वो पढ़ नहीं पा रहे हैं, और जो मुद्दे वो लोगों के ऊपर थोपना चाह रहे हैं वो मुद्दे अब लोग नहीं सुनना चाहते। उम्मीद करते हैं कि अभी अगले साल उत्तर प्रदेश में चुनाव है और कई बड़े राज्यों में चुनाव है, पंजाब में चुनाव है, तो वहां पर बीजेपी दोबारा से एक नई रणनीति के साथ में आएगी। और खास करके जो गोदी मीडिया के सस्ते वाले जो एंकर हैं, इनसे अपना पीछा छुड़ा ले तो फिर कहीं ना कहीं बीजेपी का फायदा हो सकता है। वरना अगर बीजेपी इसी सोच के साथ में और इन्हीं सस्ते एंकरों के साथ में अगर बीजेपी चलती है तो निश्चित तौर पर फिर इसी तरह के परिणाम आगे भी देखने को मिलेंगे। बहरहाल जिस तरह से बीजेपी का प्रदर्शन रहा, गोदी मीडिया ने अपनी ताकत लगाई और किस तरह का प्रोपेगेंडा गोदी मीडिया लगातार चला रहा था, इसको लेकर के आपकी राय क्या है, नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब करें, साथ में जो बेल आइकन है घंटी उसको जरूर दबाएं ताकि जैसे कोई वीडियो अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।